मैंने 50,000 का पुखराज पहना हुआ है। मैंने मंदिर में तेल बहुत चढ़ा दिया है। मैंने एक मंत्र का जाप 1 लाख बार कर लिया है, पर फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको भी यही थॉट्स आते हैं, अगर आपको भी यही लगता है कि आप सारे के सारे रेमेडीज़ कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, पर आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो ट्रस्ट मी आप लोग अकेले नहीं हो। नमस्ते, जय बाप बेदी, जय बजरंगबली। वेलकम टू द शो, द अनमोल एस्ट्रोलॉजी शो। मैं हूं आपका होस्ट अनमोल, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि रेमेडीज क्यों नहीं चलती हैं। आज हम किसी भी ज़ोडिएक साइन के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी प्लैनेट के बारे में बात नहीं करेंगे, बट एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है रेमेडीज़। रेमेडीज़ वर्क क्यों नहीं करती हैं, खास करके मेरे लिए वर्क क्यों नहीं कर रही है। लोग एस्ट्रोलॉजी में ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि ये सब एक डिकॉस्ला है। ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। प्रॉब्लम आपके प्लैनेट में जो है और आपके रेमेडी करने के तरीके में हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 बड़े रीज़न जिसके कारण शायद आपके जो रेमेडीज़ हैं आपके काम नहीं कर रहे हैं, और इसी मिथ को हम चेंज करेंगे कि आपके रेमेडीज़ काम क्यों नहीं करते हैं, कि एस्ट्रोलॉजी गलत है कि ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन इन रीजंस के बारे में। सबसे पहला रीज़न जो है, द ब्राइब माइंडसेट, मतलब कि रिश्वत देनी। अब होता क्या है कि सब लोगों को लगता है कि हम रेमेडी करेंगे, हमें पंडित जी ने या एस्ट्रोलॉजर ने कोई भी रेमेडी बता दी है, हम खुद नहीं उसको करते। ऐसा करते हैं, पंडित जी को बोल देते हैं कि मैं हमारी तरफ से पाठ करवा दो, हमारी तरफ से किसी को बोल दो मंत्र करवा दे, और हम अपना काम करते रहें। ये एक ट्रांजैक्शनल माइंड होती है। हम लोगों की आदत पड़ जाती है बिजनेस को, हर चीज़ को बिजनेस की तरह देखना। अब ये तो नहीं है कि हे भगवान, ये किलो लड्डू मैंने चढ़ा दिए हैं और मेरा काम कर देना। शनिदेव के लिए मेरे आपको मैंने तेल चढ़ा दिया है, और आप ऐसा करना कि मेरा लाइफ का जो दिक्कतें आ रही हैं वो चेंज कर देना। तो गाइस, कुछ लॉजिकली यहाँ पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि जो यूनिवर्स चलाते हैं, जो प्लैनेट्स यूनिवर्स चलाते हैं, जो भगवान यूनिवर्स चलाते हैं, वो आपके 1 किलो लड्डू के पीछे हैं? क्या गॉड करप्ट है या ब्राइब लेते हैं प्लैनेट्स? ऐसा नहीं होता है। उपाय का मतलब कोई मैजिक पिल नहीं होती है। एस्ट्रोलॉजी में उपाय का मतलब होता है कि आपकी फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट करना। जब आप मंत्र पढ़ते हो या दान करते हो या डोनेशन करते हो, तो आप अपने प्लेनेट को खुश नहीं करते हो। आप अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करते हो, उसको बैलेंस करते हो, उसको उस हिसाब से बैलेंस करते हो कि वो फ्रिक्वेंसी उस प्लेनेट के साथ मैच कर जाए। अगर आप मंदिर में जाते हो, मान लो मंदिर में जाते हो और वहाँ पे दान देते हो, दान आपने दे दिया कि हाँ, किसी ने बोला कि आप इतने रुपए का दान दे दो, 10,000 का, 11,000 का दान कर दो, या भंडारा करवा दो, उस तरीके का कोई भी दान कर दो। आपने मजबूरी में आके वो दान कर दिया। दान तो किया, पर दिमाग में यही चली जा रहा है कि हाय, मेरा इतना पैसा लग गया, मेरा इतना खर्चा हो गया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। और जब वो हो जाता है, इसी माइंडसेट के साथ आप उसको करते हो, बाद में आप यही एक्सपेक्ट करते रहते हो कि मैंने तो दान कर दिया था, अब मेरा काम क्यों नहीं बन रहा, कुछ मेरे साथ धोखा हो गया, कुछ ये हो गया। देखो, ऐसे काम नहीं चलता होता उपाय में। आपको मन से चीज़ें करनी पड़ती है। आपको जब मन से करोगे, तभी वो वाइब्रेशंस जो होती हैं वो मैच करती हैं। अगर इसी तरह से चलते रहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रेमेडी आपके लिए काम करेगी। तो एक टेक अवे इसमें ये है कि आपकी नीयत, आपके इंटेंशन में सौदा नहीं होना चाहिए। डील की तरह इसको मत लेके चलो। उपाय का मतलब है कि सरेंडर कर दो, चीज़ों को सरेंडर कर दो, और डिमांड मत रखो, तभी कोई रेमेडी आप पर काम करेगी। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? दूसरी चीज़, बहुत बार मैंने देखा है चार्ट्स में आ जाती है लोगों को, कि आपने गलत
प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ा दिया है, जिसको हम बोलते हैं कि टेक्निकली स्ट्रेंथन योर एनिमी, आपने अपने दुश्मन को बढ़ा लिया है। बहुत बार मैंने देखा है इशू आ जाते हैं, मेरे पास चार्ट्स आते हैं रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो ये चीज़ें उसमें भी आ जाती है। उसमें सबसे दिक्कत होती है रॉन्ग डायग्नोस कर लेना। अब एग्जाम्पल की बात है, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि जो है, सैटर्न है, आपके लिए मारक प्लैनेट बन के बैठे हैं, यानी कि वो आपको तकलीफ देने आए हैं, तकलीफ आपको उससे साथ हो सकती है। अब किसी के पास गए, उसने बोला कि भाई आपकी तो शनि की दशा चल रही है, ऐसा करो कि शनि का अ, नीलम पहन लो, नीलम आपके लिए फायदे होगा क्योंकि आपकी दशा शनि की चल रही है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। समझिए इस बात को, जेमस्टोन वर्क लाइक एन एम्पलीफायर। अगर आपने रत्न ऐसे प्लेनेट का पहनना है कि जो आपके लिए हानिकारक है, एज एन एनिमी है, अब आप उस एनिमी के हाथ को मजबूत कर रहे हो, आप अपने दुश्मन को मजबूत कर रहे हो। देखो, दुश्मन मैं वर्ड कहना नहीं चाहता, बट इस केस में मैं ये कह रहा हूँ कि जो मारक प्लेनेट है आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अगर शनि पहले से ही आपको पीट रहा है, आपको पीड़ित कर रहा है, और आप नीलम पहन के उसकी एनर्जी को और बढ़ा देते हो, उसकी पावर को और बढ़ा देते हो, तो वो और मजबूती से पीटेगा आपको। अब यही लोग चीज़ समझते नहीं है कि नीलम तो पहन लिया, मान लो कि दूसरे घर में है, नीलम तो पहन लिया, बट वो आपका मारक बन के बैठा हुआ है। अब उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। अब मान लीजिए लगन की राशि है, कर्क लगन की राशि में 7वें और 8वें के जो भाव होते हैं, उसका मालिक शनि बन के बैठा है। अब शनि जो है वो मारक भी है और कष्टदायक वाला भी देने वाला है। अब अगर शनि कहीं अच्छी पोजीशन पे बैठा है, शनि की दशा आ गई, आपको लगेगा कि चलो शनि का जेमस्टोन पहन लेते हैं, बट वो ये तो देखो ना कि वो आपका पहले से ही मारक है और वो ही आपको इशू देगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने का क्या फ़ायदा होगा? हो सकता है कि आप वो आपके फाइनेंस के भाव से जुड़ा हो, आपके फाइनेंसेस थोड़े अच्छे हो जाएँ, बट आपकी हेल्थ में इशू आ जाएगा, आपके मैरिज में इशू आ जाएगा। तो उस चीज़ को भी आपको बैलेंस करने चलेगा। इससे अच्छा ये है कोई ऐसा रत्न पहन लो, जैसे कि कर्क लगन में ही हम बोलते हैं, कर्क लगन में 10वें हाउस का जो लॉर्ड है और 5th हाउस का जो लॉर्ड है, वो मंगल बन के आता है। मंगल कर्क लगन की राशि में योग कारक बन जाता है। अब जब वो योग कारक है, आप मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लो। और अगर मंगल अच्छा जगह पे बैठा है, मान लो कि 9वें स्थान पे बैठा है, 10वें स्थान पे बैठा है, 11वें स्थान पे बैठा है, ऐसे स्थानों पे बैठा है जहाँ पे वो आपका फायदा देगा, तो इसके लिए मंगल को मजबूत करो उस राशि में, वो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। उसका स्टोन पहन लो, मूंगा पहन लो। तो ये चीज़ इसी तरह से चलती है कि आप इतना ज़रूर देखो, दशा के हिसाब से बहुत लोगों को मैंने देखा है कि दशा के हिसाब से वो स्टोन्स पहन लेते हैं। बट दिक्कत वही आती है कि ये चीज़ नहीं देखते कि वो कहीं हेल्थ के भाव को खराब तो नहीं कर रहा, कहीं वो अ, मान लो दशा अब लंबी है शनि की, 19 साल की दशा है, मार गया है, आपने उसको स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तो दिक्कत तो आने वाली है। तो ये भी कुछ पार्ट होते हैं कि आपने रेमेडी गलत कर दी। अगर प्लेनेट आपका दोस्त है, बेनिफिक है और वीक है, मतलब डिग्री उसकी कम है, तो उसका जो जेमस्टोन पहना आप उस प्लेनेट को स्ट्रेंथ देगा और वही आपको ज़्यादा अच्छा फल भी देगा। अब अगर प्लेनेट आपका दुश्मन है, मैलेफिक है, आपको तंग कर रहा है, तो उसका जेमस्टोन नहीं पहनते होते, उसका दान करते हैं ताकि उसकी एनर्जी थोड़ी रिलीज हो। अगर आपने उल्टा कर दिया, मान लो जो आपका योग कारक प्लेनेट है, जो आपके लिए बेनिफिक प्लेनेट है आपकी कुंडली में, उसका आपने दान कर दिया, और जो मेलेफिक प्लेनेट है उसका आपने जेमस्टोन पहन लिया, तो ये इफेक्ट बिल्कुल ही उल्टा चला जाएगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछो, तब ही उसका जेमस्टोन पहनो, तभी उसकी रेमेडी करो। तीसरा है कर्मा। इसको मैं इस तरह से भी लेके चलूंगा कि अम्ब्रेला थ्योरी आप मान के चलो।
ये थोड़ी-सी फिलॉसफिकल बात हो जाती है कि मैंने सब सही किया फिर भी बुरा हुआ। यहाँ कंसेप्ट आता है कि दृढ़ कर्मा, आपका फिक्स्ड कर्मा क्या है? देखो एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको एक पर्टिकुलर एज में हार्ट ब्रेक मिलेगा या फाइनेंसिस लॉसेस होंगे या कोई एक्सीडेंट होगा या कोई बीमारी लगेगी, तो दुनिया में कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं है जो 100% उसको टाल सके। तो फिर हम अब दिमाग में आता है फिर हम उपाय ही क्यों करते हैं, उसका यूज ही क्या होता है? इसमें वो अम्ब्रेला थ्योरी काम आती है। उपाय बारिश को नहीं रोक सकते। मान लो बारिश हो रही है, ठीक है जी। तो बारिश में एक इंसान भीग रहा है, बट अगर उसके पास छाता है, अम्ब्रेला है, तो भीगेगा नहीं, उसको प्रॉब्लम भी कम होगी। यही काम हम रेमेडीज में होता है कि बारिश जो है वो प्रॉब्लम है और जो छाता है वो उसका उपाय है। बारिश वही है, लेकिन आप अब भीग नहीं रहे हो, आपको प्रोटेक्शन मिल गई है। आप प्रॉब्लम आएगी, हिट ज़रूर करेगी, पर आप मेंटल लेवल पे स्ट्रांग हो उस टाइम पे। उसको आप नेविगेट कर जाओगे, उस प्रॉब्लम को नेविगेट कर जाओगे। सो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उपाय है, इससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, गलत चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी, तो आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। रेमेडीज़ जो होती हैं, वो इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकती हैं, डिलीट नहीं कर सकती है, ठीक है? एक चीज़ मैं इसमें और बोलूँगा, कुछ होते हैं रियल सॉल्यूशन जो कि बिहेवियर के रिगार्डिंग रेमेडीज़ होती हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, अब आप बोलोगे कि अनमोल हमने ये सब चीज़ें भी कर ली हैं जो आपने एपिसोड में पहले बोली है, फिर भी हमें दिक्कत आ रही है। एक चीज़ याद रखना, सबसे पावरफुल रेमेडी वो होती है जिसमें 0 रुपए खर्चा हो, पर वो आपके बिहेवियर को चेंज करे, उसको हम बिहेवियरल रेमेडीज़ बोलते हैं। अपने कर्मों को चेंज करना सबसे बड़ी रेमेडी है। चलो हम 3 एग्ज़ाम्पल्स लेके सोचते हैं। देखो, शनि है, आपको शनि की रेमेडी करनी है, आपको शनि को ठीक करना है। अब शनि क्या है? शनि सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, आपके कोवर्कर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप शनि के मंदिर में हज़ारों का तेल चढ़ा लो चाहे, ठीक है? लेकिन आप अपने घर की मेड से बदतमीज़ी से बात करते हो। अपने ऑफिस के जो जूनियर्स हैं उनको बदतमीजी से बात करते हो, डांटते हो, हर जगह छोटे छोटे गरीबों के साथ बार्गेनिंग करने लगते हो। ऐसे शनि ठीक नहीं होगा। शनि मास को रिप्रेजेंट करता है, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक आप इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप इनको चीट नहीं करोगे, इनको खुश रखोगे, तभी शनि खुश होगा। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं, राहु के एग्जांपल ले लेते हैं। राहु है, कंफ्यूजन है, डर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर आपके घर गंदा है, बिस्तर पे सामान वैसे ही पड़ा रहता है और आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चल रही होती है, तो राहु खराब होने के ये लक्षण होते हैं। रेमेडी क्या है? अपने हाउस को डी क्लटर करो। डी क्लटर का मतलब क्या होता है कि हमारे घरों में आदत होती है कि हम छोटी छोटी करके चीज़ें इकट्ठी करने लग जाते हैं कि हाँ, ये कभी तो काम आएगी, कभी तो काम आएगी, और बहुत बार वो काम नहीं आती है। 10 साल 15 साल बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, जो जो जंक आपके घर में पड़ा हुआ होगा, उसको डीक्लटर करो। जो उस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं घर का भार हल्का करना। जैसे ही आप घर का भार हल्का करोगे, सफाई लाओगे, तो राहु भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप घर का भार हल्का करोगे, सफाई लाओगे, तो राहु भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। खास करके पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े रहते हैं हमारे घर में, पुराने फ़ोन जो ख़राब हो रहे हैं, नहीं कहीं यूज़ कर लेंगे, कैसे हो जाएगा। जो पुरानी चीज़ें स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स है, उनको ज़रूर फेंकिए। उससे राहु शांत होना शुरू हो जाएगा। अब है तीसरी एग्जांपल, जुपिटर, गुरु। देखो, आप गुरु की हर एक रेमेडी कर रहे हो, बुजुर्गों का पर आदर नहीं करते, टीचर्स को गालियाँ निकालते हो,
तो कहाँ से आप चाहे पुखराज जितना मर्जी पहन लो, वो विज़डम नहीं आएगी आपको। गुरु जो है जुपिटर, वो ब्लेसिंग्स है बड़ों की। आपके पास ब्लेसिंग्स बड़ों के नहीं है, बड़ों को गालियाँ निकाल रहे हो, बड़ों से बदतमीज़ी से बात कर रहे हो और फिर चाहते हो कि पुखराज इफ़ेक्ट दे। ऐसे पुखराज इफ़ेक्ट नहीं देता है। सिंपल रेमेडी है, हम्बल हो और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो। प्लैनेट्स आपके हाथ की अंगूठी में नहीं होते, बट आपके सबकॉन्शियस में होते हैं, आपकी हैबिट्स में होते हैं। हैबिट्स को देखो, जेमस्टोन्स काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डायमंड पहनते हो वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट आप अपनी वाइफ, अपने स्पाउस को ही बहुत तकलीफ दे रहे हो, तो वो डायमंड भी क्या कर लेगा। डायमंड जितना थोड़ा सा बढ़ाएगा, उतना ही आपने अपनी स्पाउस को प्रॉब्लम दे के अपना वीनस खराब कर लिया। तो ऐसे रेमेडीज नहीं होंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तो एंड में समराइज करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, अपना माइंड जो है वो ट्रांजैक्शनल मत बनाओ। भगवान को रिश्वत देनी बंद करो। फील फील करके रेमेडीज करो। डायग्नोस ठीक रखो। कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लो और रेमेडीज उसी हिसाब से करो। तीसरा है, अपने बिहेवियर में बदलाव लाओ। बिहेवियर ही आपको अच्छे से बदलाव देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा कि क्या उपाय आपको करने चाहिए, कैसे आपको रेमेडीज़ को अप्रोच करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, तो जहाँ भी आप इस एपिसोड को देख रहे हो, वहाँ पे मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय बाबे दी, जय बजरंगबली।